नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत उपचुनाव में तूफानी प्रचार से। मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ एक दूसरे के गढ़ में तीर चलाते दिखे। एक जोबट में तो दूसरे रैगांव में हमलावर थे। देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव में प्रचार तूफानी। जोबट में शिवराज का कांग्रेस पर निशाना। रैगांव में कमलनाथ का बीजेपी पर तंज। एक ही दिन दो दिग्गजों की अलग अलग सभा ये बताती हैं कि उपचुनाव का प्रचार अपने शिखर तक पहुंच गया है। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान गांव-गांव घूमते दिखे तो रैगांव में कमलनाथ डटे रहे। शिवराज का फोकस आदिवासी पर दिखा, वो आदिवासी हित की बात करते दिखे। वहीं कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और उसके फैसलों पर सवाल भी उठाते रहे। कांग्रेस को तो सब योजना बंद कर, पट्टा भी उनने नहीं दिए। जितनी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई, कांग्रेस ने बंद कर दी थी जब कमलनाथ आए थे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सड़क बनना बंद, बिजली लगना बंद, सिंचाई की योजना बंद, मेरी संबल की योजना बंद कर दी कमलनाथ ने। अब कमलनाथ, तुम्हें हमारे भांजे भांजियों से क्या बैर था? तुमने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दिया। कोई पूछो कांग्रेस से कमलनाथ। उधर रैगांव में कमलनाथ भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कोरोना से हुई मौतों का मुद्दा उठाया और किसान के लिए किए गए अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। उनसे तो एक ही बात पूछेगा कि भाई ये छोड़िए, आप कॉलेज की बात छोड़िए, आप कॉलेज कभी बनाएंगे नहीं। आज तो कॉलेज से वंचित है आप, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं, और आप यहाँ आके बड़े हिम्मत है आप में, बड़ी हिम्मत है आप में, पब्लिक के बीच में आके आप ये सब कह सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। आपको तो आके माफी मांगनी चाहिए। शिवराज जी, माफी मांगिए। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ये सीट कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई, तो वहीं रैगांव सीट बीजेपी के खाते में थी। ये सीट बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद खाली हुई। यानी दोनों ही दिग्गज एक दूसरे के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के उन नेताओं के लिए भी बेहद अहम हैं जो लंबे वक्त से लूप लाइन में चल रहे हैं। अब यही नेता उपचुनाव में फ्रंट लाइन पर नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को कमलनाथ ने खुद को साबित करने का एक मौका दिया है और अब उपचुनाव में इनकी परफॉर्मेंस ही आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका को तय करेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, मुकेश नायक, यादवेंद्र सिंह, अरुण यादव, राजकुमार पटेल, कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जिनके भविष्य का फैसला मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में होगा। कांग्रेस सरकार आने के बाद लूप लाइन में गए इन नेताओं को कमलनाथ ने उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि उन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया गया है और जिम्मेदारी मिलने के बाद ये नेता भी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को आज जिम्मेवारी है और जो क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं, वो हमारी पार्टी के बहुत ही शार्प और सिद्धहस्त बैट्समैन हैं और बेहतरीन तरीके से वो स्कोर करेंगे और उस स्कोर के आधार पर ही जो है और परफॉर्मेंस के आधार पर हमारी पार्टी 2023 का वर्ल्ड कप खेलेगी। जीत के लाएंगे हम लोग, बीजेपी को धूल चटाएंगे और उसके बाद हुर्रे हुर्रे करते हुए हम लोग इनको बाहर कर देंगे। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का कहना है कि जब अपने क्षेत्र की जनता ने ही इन पर विश्वास नहीं किया तो दूसरे क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा। अब तो जनता और समझदार हो गई है। आज आप जो भी जिनके नाम ले रहे हैं, ये अपने क्षेत्रों में जब कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे क्षेत्रों में जाके क्या कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये सब जो चले हुए कारतूस हैं जो कांग्रेस चला रही है। जनता ने मन बना लिया है कि माननीय शिवराज जी को 4 सीटों पे विजयश्री का वरण कराना है। चुनावी क्षेत्रों में इन नेताओं की जमावट के पीछे कमलनाथ के मैनेजमेंट को माना जा रहा है।
मगर कमलनाथ के खिलाड़ी उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो 2023 के फाइनल में खेलने का भी मौका इन्हें मिल सकता है। लिहाजा कह सकते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए बात अगली खबर की। एक बार फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जनसंपर्क के दौरान अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। पृथ्वीपुर पहुंचे थे, जहां ऊर्जा मंत्री एक सफाई कर्मी के घर न सिर्फ जनसंपर्क के लिए पहुंचे, बल्कि उनके घर खाना भी मांग कर खाया। इस दौरान उस घर की बिटिया से बातचीत के दौरान तोमर ने विश्वास दिलाया कि शिवराज सरकार आपके साथ है। उन्होंने बच्ची से कहा कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। साथ ही जमीन पर बैठकर लोगों से चर्चा की और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। आज तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? जी के यहाँ गया, आज उनके यहाँ बड़ा अच्छा लगा। उस बिटिया ने खाना खिलाया, मन को बड़ा अच्छा लगा। लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ है और लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है कि जिस तरीके का जन माहौल बन रहा है, वो निश्चित रूप से काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो हमारी पार्टी है उसके पक्ष में जाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन बांटा जाएगा। 89 आदिवासी ब्लॉक के 7,511 गांव में राशन वितरण का कार्यक्रम चलेगा। हालांकि चुनाव वाले इलाकों में योजना की शुरुआत नहीं होगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में गृह ज्योति योजना के हितग्राहियों को बिजली सब्सिडी का फैसला भी लिया गया है। गृह मंत्री के मुताबिक 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। कैबिनेट में इसका भी फैसला लिया गया है। हमारे गृह ज्योति योजना के घरेलू उपभोक्ता हैं, इन सभी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के लगभग की सब्सिडी देने का तय किया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 20,500 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी आज घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को इस दौर में, जब हम कोरोना से उबर के आए हैं, उस दौर में जब लोग कोयले की अफवाह फैलाते हैं, उस दौर में जब जनता को बिजली की जरूरत है, उस दौर में किसान को भी वाले हमारे जो 15,400 वाले हैं, इन सबको सब्सिडी देने का तय किया है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। इन सभी विकास खंडों में 89 में वो उन जगहों पर अभी ये योजना प्रारंभ नहीं होगी जहां पर आचार संहिता लगी हुई है। इस योजना को 18 सितंबर को घोषित किया था, कोई चुनाव से जोड़कर इसको न देखे। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर जनजाति गौरव कार्यक्रम का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम भोपाल में होगा। बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें इन योजनाओं के बारे में नीचे तक, गरीब तक, गांव तक ये विषय पहुंचे, इसको उठाया जाए। उधर यूपी में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया और इधर एमपी की सियासत में भी उबाल आ गया। उनके ऐलान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बयान जारी कर बधाई दी और इसे महिला सशक्तिकरण में एक नए युग की शुरुआत बताया। तो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है कि टिकट देना और चुनाव जिताना दोनों ही अलग अलग बात है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस का नया नैरेटिव, 40% महिलाओं को टिकट, यूपी चुनाव में मास्टर प्लान, दूसरे राज्यों में भी होगा ऐलान। जनता धर्म और जाति की राजनीति देख चुकी,
लोग राजनीतिक दलों के लुभाने वाले वादे भी सुन चुके, राष्ट्रवाद की राजनीति भी चल ही रही है। फिर सवाल ये है कि राजनीति में नया क्या है और कांग्रेस के पास क्या है? तो जवाब है आधी आबादी का मुद्दा। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया नारा गढ़ लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ कांग्रेस का वादा है कि चुनाव में वो 40% महिलाओं को टिकट देगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर 40% के लिहाज से कांग्रेस महिलाओं को टिकट देगी तो उसे 161 महिला उम्मीदवार उतारने होंगे। वैसे प्रियंका जब ये ऐलान कर रही थी तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला काफी चुनौती भरा रहने वाला है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने नया नैरेटिव सेट कर दिया है। उसका यूपी मॉडल एमपी, गुजरात जैसे राज्यों में भी दिखाई दे सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आधी आबादी के ध्रुवीकरण की कोशिश दिख सकती है। वैसे कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक पर एमपी बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया क्या है, वो भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 40% उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मौका देंगे। अरे ये वो कुछ तो करें, पहले उनको मौका तो मिले। उनने भी चुनाव लड़ाने की कहा, चुनाव जिताने की नहीं कहा। मैंने ध्यान से सुना था उनका वक्तव्य। टिकट देना अलग बात है, चुनाव लड़ाना अलग बात है, चुनाव जिताना अलग बात। दिया बुझने के पहले लौ तेज होती है। कांग्रेस उसी स्थिति में है क्योंकि यूपी में तो कुछ है नहीं उनके पास में। प्रत्याशी नहीं होंगे तो 40% लड़ा लें या 50 लड़ा लें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारत जैसे देश में राजनीति में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की मांग बहुत पुरानी है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं की वकालत करते रहे हैं, लेकिन 40% आरक्षण की बात सबसे पहले प्रियंका ने की है। यूपी में जाति आधारित 2 दल सपा और बसपा पहले से ही है, सत्ता में बीजेपी है। ऐसे में प्रियंका को आगे करके महिला वोटर्स को जोड़ना एक बड़ा और नया कदम है। अगर जेंडर पॉलिटिक्स के आधार पर महिलाओं का ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान भी हो सकती है। वैसे से कांग्रेस पर उठ रहे सवालों का जवाब भी माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। सफलता के लिए सुविधाओं की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। ये साबित कर दिखाया है गरियाबंद के शिवलाल निषाद ने, जिसकी चर्चा अब प्रदेश भर में हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। अपने नाम पर जारी डाक टिकट को हाथों में पकड़े ये शख्स गरियाबंद के देवभोग का शिवलाल निषाद है। डाक संचार विभाग ने उनके नाम पर यह डाक टिकट जारी किया है। प्रदेश भर के 500 एजेंटों में से एक शिवलाल को 1 साल में 4 करोड़ से ज्यादा की डाक बीमा पॉलिसी बेचने पर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर डाक संचार विभाग ने उन्हें 15,000 के नकद पुरस्कार के अलावा उनके नाम पर डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया है। लिंक फैल रहता है तो मिलियार्ड बोल रहता है, तो मैंने लोगों को भरोसा विश्वास दिलाया कि भाई हर महीने आपका जो मासिक प्रीमियम है उसको मैं स्वयं कलेक्शन करके उड़ीसा धर्मगढ़ ला करके आपका प्रीमियम पटा दिया करूँगा और ऐसे जा करके मैं कलेक्शन करके लोगों का प्रीमियम को धर्मगढ़ के पटाया भी है और बाध्यता उनको पासबुक और रसीद दोनों उनको सुपुर्द किया है। शिवलाल के लिए ये उपलब्धि हासिल करना इतना आसान नहीं था। शिवलाल जिस इलाके से आते हैं वो इलाका आर्थिक दृष्टि से तो पिछड़ा हुआ है ही, इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। शिवलाल को सबसे बड़ी दिक्कत नेटवर्क का ठीक से काम नहीं करने की वजह से होती थी। कई दिनों तक सर्वर फेल रहने के चलते ग्राहकों की किस्त समय से जमा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। शिवलाल को इसके लिए उड़ीसा के धर्मगढ़ तक जाना पड़ता था।
BSNL है यहाँ पे, उसका एक तो पुराना केबल है। जैसे पूछने में बताया जाता है कि इंदा गाँव, दुर्गागुड़ी, गोरापदर का अक्सर कटा रहता है BSNL, जो गरियाबंद से नेटवर्क आ रहा है। जो हमारा जो डाक विभाग है यहाँ पे BSNL के नेटवर्क के कारण उसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नेटवर्क न होने के कारण तो किसी को डोंगल नहीं मिल पाता, जिसके कारण अधिकतर नेट जाता है, आता है, आता है, जिसके कारण ग्राहकों को समस्या का सामना करना। बहुत सारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार से पहले बिजनेस था उसकी अपेक्षा बहुत कम हो गया है बिजनेस, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिमटते जा रहे डाक संचार विभाग के लिए ग्रामीण इलाके से इतनी बड़ी रकम की पॉलिसी मिलना किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, लेकिन इसके पीछे शिवलाल की कड़ी मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता है और ये बात डाक विभाग भी समझ रहा है। इसलिए डाक विभाग ने उनके नाम के डाक टिकट जारी कर उन्हें सम्मानित किया। हिमांशु सांगाणी, बंसल न्यूज, गरियाबंद। बैतूल जिले में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर खेल प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिल जाए तो निश्चित ही बैतूल का डंका देश के साथ विदेश में भी बजेगा। आज एक ऐसे ही प्रतिभाशाली युवक से आपको मिलवाएंगे जिसे अगर पर्याप्त साधन मिले तो वो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर देश का तिरंगा लहरा भी सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जोश, जुनून और जज्बे का नाम है प्रहलाद डहाके, जो पिछले 3 साल से पथरीली जमीन को नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपने कदमों से नाप रहा है। भैंसदेही ब्लॉक के ठेमा गांव में रहने वाले प्रहलाद डहाके को दरकार है तो सिर्फ सरकारी मदद की, ताकि वो भी देश का नाम रोशन कर सके। मेरे पास अभी ग्राउंड नहीं है यहाँ कोई, तो मैं अपना खुद का ही ग्राउंड बना के खेत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और खेत में ही 10 सालों से रह रहा हूँ। 3 सालों से मैं रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंधेरे में, ये बारिश पानी में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरी शासन और प्रशासन से मांग है कि वो मुझे जल्द से जल्द सुविधा दिलाए। प्रहलाद अपने पिता की खेती में मदद भी करते हैं। उन्होंने खेत में ही रनिंग ट्रैक तैयार किया है, जहां रोजाना सुबह शाम 6 घंटे तक रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। प्रहलाद का कहना है कि रनिंग में 1 किलोमीटर का नेशनल रिकॉर्ड 2 मिनट 30 सेकंड का है और वहां पथरीली जमीन पर 2 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, यानी नेशनल रिकॉर्ड से महज 40 सेकंड पीछे है। और अगर उन्हें सुविधा और साधन मिल जाते हैं तो वहां नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं हर दिन 6 घंटे रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 3 महीने भी मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मैं 1 किलोमीटर का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो तो 3 महीने में ही तोड़ दूंगा और अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाऊंगा और देश का गौरव बढ़ाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाना चाहता हूँ। प्रहलाद देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब प्रहलाद को वो साधन उपलब्ध हो पाए जिससे उसे अपनी प्रतिभा को निखारने में और मदद मिले। ऐसे में जरूरत है कि जिम्मेदार प्रहलाद को उसकी प्रतिभा साबित करने का मौका दे। शंकर राय, भैंसदेही, बंसल न्यूज। और आइए अब आपको मिलवाते हैं ग्रीन मैन से। ग्रीन मैन इसलिए क्योंकि उसकी ही मेहनत का नतीजा है कि 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आज हरियाली से भरपूर है। वो ज़मीन जो कभी बंजर हुआ करती थी। तो चलिए देखिए देवरी के ग्रीन मैन रजनीश मिश्रा की मेहनत और उनके जुनून से भरी ये दास्तान। हरे भरे पेड़, चारों तरफ हरियाली और हरियाली के बीच दिल को सुकून देती पक्षियों की चहचहाहट। ये नज़ारा है देवरी के मने गांव और डुंगरिया गांव का। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ साल पहले ये इलाका वीरान था। पेड़ पौधों का नामो निशान तक नहीं था और चारों तरफ बंजर जमीन दिखाई देती थी। लेकिन रजनीश मिश्रा ने यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। 23 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1030 एकड़ के एरिया को हरे भरे जंगल में तब्दील कर दिया। जब तक जिंदगी है इस जंगल को ऐसा ही बड़ा करेंगे और प्राकृतिक स्थिति में, ना इसमें कोई हम लोग काट छांट करेंगे ना कुछ करेंगे और अगली पीढ़ी के लिए ऐसा ही हम लोग दे के जाएंगे। तब से हम लोग करीबन 20 वर्ष हो गए अपने बच्चों की तरह हम लोग इसको पाल रहे हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी उसके।
इंडिया कनाडा सरकार ने संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत पर्यावरण बचाने और ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस वीरान पहाड़ी पर पौधे रोपने का फैसला लिया था। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के जरिए अक्टूबर 1998 तक यहाँ 2 लाख पौधे रोपे। प्राथमिक क्षेत्र वानिकी समिति देवरी को इसके देखभाल का जिम्मा दिया गया और समिति के सचिव रजनीश मिश्रा इसकी देखभाल और सुरक्षा में जुट गए। गवर्नमेंट की सोच थी कि गवर्नमेंट की फालतू पड़ी जमीन इफ्को को सौंपा गया समितियों के द्वारा के रजिस्टर्ड करके और उस पर प्लांटेशन किया जाए। प्लांटेशन में ये कि ग्रामीणों को रोजगार मिले, एक चीज़, दूसरी जलाऊ ईंधन प्राप्त हो। रजनीश मिश्रा और उनकी टीम वाकई एक मिसाल है। वो पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर और खूबसूरत पर्यावरण का तोहफा भी तैयार कर रहे हैं। दीप पांडे, बंसल न्यूज़, देवरी। के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।